हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने अगर पिछली वीडियो हमारी कल की देखी होगी, जिसमें मैंने आपको अपडेट कराया था कि क्लास 10th के लिए क्या क्या सिलेबस यानी कि आपके एग्जाम कैलेंडर में दिया गया था कि कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं इस बार। नए चैप्टर, पुराने तो आपके 1 से जो 7 तक आ चुके हैं त्रैमासिक में, वो तो आने ही हैं, उनके लगभग 30 से 33% आते हैं वो। और नया टॉपिक कौन कौन से जुड़ा हुआ है इस बार अर्धवार्षिक के लिए, जो अक्टूबर और नवंबर में जो आपके कैलेंडर में दिया गया है कि चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एग्जाम डेट दिसंबर में जाती है लास्ट में या जनवरी में जाती है, तो फिर आपका दिसंबर का भी सिलेबस जो हमने बताया था 14 लेसन, वो भी आपका मेंशन हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, हमने कल बताया था, कल आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13 ये आपके अर्धवार्षिक का सिलेबस था। लेकिन 11 जो है आपका कैंसिल कर दिया गया है, हटा दिया गया है, कम कर दिया गया सिलेबस, जिसमें आपके टोटल अक्टूबर में पढ़ाने थे और ये तीनों नवंबर में पढ़ाने थे, जिसमें सब आपके 5 चैप्टर टोटल बचे हुए हैं, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इनको पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक उसमें चैप्टर आता है 8 चैप्टर। हमने सोचा पहले आपका अर्धवार्षिक का सिलेबस कराया जाए, जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें फार्मूले वगैरह भी लिखेंगे और उनको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के माध्यम से समझते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे सभी चैप्टरों को। ठीक है, उसके बाद जैसे अर्धवार्षिक का कोर्स कंप्लीट होता है, हम लोग रिटर्न त्रैमासिक की कोर्स में आ जाएंगे, ताकि आपका हर तरफ से फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए 8 चैप्टर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग तरीके से ये चैप्टर है, जो कि पूरी तरह से इसमें देखिए लिखा भी है कि कहा गया है कि संभवतः अगर कहा जाए कि त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थित का स्थान ले सके, बीच का स्थान ग्रहण कर सके, ऐसी कोई शाखा नहीं है मैथ में 5-6 शाखाएं होती हैं, जिसमें कोई स्थान नहीं। त्रिकोणमिति एक अलग दुनिया है, अलग मैथ है इसमें पूरी तरह से। इसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ अरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस में मेंशन है दोनों। ठीक है, इसके नाम में ही बहुत रहस्य। चलिए हम देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हुए पूरा देखते चलेंगे। आपका एनसीईआरटी बुक ओपन है, जिसमें हम लोग पूरा समझेंगे। देखिए हमने ये बता ही दिया, ठीक है, जिसमें से JF हर्बर्ट ने बताया था 1890 की बात है ये। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए भूमिका देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है, भूमिका हम लोग देखते चलेंगे। आप अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों, विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के बारे में पढ़ा। समकोण त्रिभुज बोले तो जिसमें एक कम से कम 90 का बनता है, एक एंगल जो है 90 का होता है, बाकी से मतलब नहीं है। राइट एंगल जो है समकोण त्रिभुज, वह एक कहीं ना कहीं 90 बनना चाहिए, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए हम अपने आसपास के परिवेश से कुछ ऐसे उदाहरण लें जहां समकोण त्रिभुज के बनने की कल्पना की जा सकती है, यानी जहां पे हम आसपास के अपने आसपास के एनवायरनमेंट के, जहां हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या फिर अपने घर पे या कहीं स्कूल कोचिंग पे, जहां पे हमको ऐसी वस्तुएं दिखे, ऐसा एंगल दिखे जहां पे समकोण त्रिभुज बन रहा हो, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए आपके बुक में क्या दिया गया है। देखिए हम बुक को इसलिए लेकर समझा रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको फार्मूले, डायरेक्ट एक्सरसाइज, डायरेक्ट सवाल भी करा सकते हैं, लेकिन हम लोग जब किसी बुक को समझ करके उसकी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, क्योंकि बुक में ऐसे फालतू चीज़ें नहीं दी होती हैं, वो आपके काम के लिए होती, समझने के लिए होती है। अंडरस्टैंडिंग, जब हमें किसी टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, तो हम उस सवाल को, उस चैप्टर को अच्छे तरीके से और लंबे समय तक उसको सॉल्व करके रख सकते हैं, और वो हमें याद रहता है और हम उसके बारे में अच्छा खासा डीप नॉलेज ले सकते हैं। इसलिए हम आपको किताब के माध्यम से ही हम समझाएंगे और सवाल भी बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो बिल्कुल डेप्थ में जाकर पढ़ो, अन्यथा उसमें शॉर्ट तरीके से तो परीक्षा दन में भी दी रहती है, आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए आपको अगर 95+ नंबर अगर आपको लाने हैं, तो आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर हो सके। ठीक है, बिल्कुल। तो मान लीजिए यहाँ पे दिया, आपका पहला दिया गया है, मान लीजिए एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने गए। ठीक है, कुतुब मीनार ये है आपका, कुतुब मीनार देखने गए। ठीक है, अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा हो, शिखर यानी कि चोटी, ये जो है, ठीक है, चोटी को देख रहा हो, तो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है। देखिए यहाँ से ये व्यक्ति बैठा हुआ, ठीक है, हाँ, यहाँ से शिखर को देख रहा है और इसका जो ये समतल है, अक्ष है, ये आपका सीधा नीचे बन रहा है, 36 पे बन रही है, 36 रेखा है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, और ये कुतुब मीनार, तो यहाँ पे देखिए 90 का कोण बन रहा है, यहाँ पे न्यून कोण और यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये कोण हो गया, एक कोण यहाँ 90 का ये बना हुआ है, और एक कोण ये न्यून कोण, ये न्यून कोण, ये यानी 0 से 90 के जिसके बीच होते हैं
वो न्यूनकोण होते हैं, जिसका करेक्ट 90 होता है वो 90 होता है, ठीक है, नहीं समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। कल्पना की जा सकती, जैसा कि चित्र आकृति में दिखाया गया है, क्या वास्तव में मापे बिना ही छात्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है? बिना इसको मापे, फीता यानी कि इंची टेप या फीता वगैरह बिना लिए वो कैसे इसको मापेगा कि कितनी लंबी है यानी मीनार की ऊंचाई टोटल, ठीक है। लेकिन टेक्नोमेट्री की मदद से आप बिना उसमें फीता पहनाए, बिना फीता लगाए आप निकाल सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी, घर बैठे आप पता कर सकते हैं। कैसे संभव है? ये टेक्नोमेट्री ने कर दिखाया है, और कोई भी ब्रांच इसकी ऐसी नहीं है जिसमें कि ये ऐसे पॉसिबल हो सके, लेकिन टेक्नोमेट्री ने कर दिखा। आप कुतुब मीनार में चढ़ेंगे नहीं ना, वहाँ पे फीता लगाएंगे, फिर भी उसकी आप ऊंचाई निकाल सकते, ये भी तक जान सकते हैं कि आप कुतुब मीनार से कितनी दूरी पर खड़े हैं। अब बताइए क्या लॉजिक है इसका, हम लोग आगे बहुत ही अच्छे से और डीप पढ़ेंगे। देखिए आगे चलते हैं। दूसरा देखिए कह रहा है कि मान लीजिए एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पर बैठी हुई है और वह इस नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पास ही के मंदिर की एक निचली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है। इस स्थिति में एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। देखिए वो अपने यहाँ पे अपने घर से, ये देखिए यहाँ पे बालकनी पे है और एक मंदिर सामने पे मंदिर है और यहाँ पे रखे गमला है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे, इस बार वो ऊपर है और नीचे की वस्तु देख रहे। उस बार क्या था, कुतुब मीनार में नीचे से ऊपर देखा जा रहा था, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा उस बार थी, इस बार आपकी क्या है कि नीचे की है, ठीक है। उस बार उन्नयन कोण बन रहा था, इस बार अवनमन कोण बन रहा है, ये सब आगे मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ भी देखिए 90 बन रहा, क्योंकि हम अगर सतह ले, समुद्र सतह, नदी की सतह ले, तो ये सीधा क्षैतिज रेखा हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो गई अवनमन रेखा, जो है कि क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हमारा क्या बनाएगा, अवनमन कोण बनाते हुए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर नीचे से देखेंगे तो उन्नयन बन जाएगा, ऊपर से देखेंगे तो अवनमन बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग इस पे और डीप डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ऊपर बालकनी पे ये लड़की देखिए खड़ी हुई है और ये देख रही है मंदिर के पास रखे हुए गमले को। अब ये कैसे, देखिए नदी बीच में है, अब इसमें वो तैरना नहीं आता, वो कैसे जाएगी? जाएगी भी नहीं, अपने घर से ही सब कुछ करेगी। तो देखिए इसमें दिखा है, यदि आपको वह ऊंचाई ज्ञात हो जिस पर लड़की बैठी हुई है, आप भाई जहाँ पे हो उसकी ऊंचाई तो आपको पता है और आप नाप भी सकते हो, लेकिन ये नहीं पता कर सकते गमला कितनी दूरी पर है। तो क्या आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? नदी की चौड़ाई ये कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से गमले की दूरी कितनी है, बिल्कुल निकाल। उस बार क्या था कि हम ऊंचाई निकाल रहे, इस बार हम चौड़ाई निकाल रहे हैं। हमने अभी आपको कहा था कि ये भी ज्ञात कर सकते हैं मीनार से कितनी दूरी पर है, आप मंदिर से कितनी दूरी पर है। अब देखिए इसमें आ ही गया, इसमें सब कुछ आप ये पॉसिबल कर पाया है टेक्नोमेट्री ने, यही तो इसका महत्व है टेक्नोमेट्री। हम आपको महत्व समझाना चाह रहे हैं कि टेक्नोमेट्री का महत्व क्या है एक्चुअल में। महत्व बिना जाने हम कैसे लगाएं भाई, पता चलता है हम पूरी मैथ पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता चलता कि इस चैप्टर का कहाँ यूज है या कहाँ इसकी वैल्यू है। हम चैप्टर खत्म हो जाता है स्कूल में, कोचिंग में, लेकिन हमें यही नहीं पता चलता है कि इसका मतलब क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ में कहाँ यूज है। हम आपको यूज बता रहे हैं, यहाँ पे महत्व बता रहे हैं इसकी टेक्नोमेट्री का। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक गर्म हवा वाला गुब्बारा हवा में उड़ रहा, गर्म हवा वाला गुब्बारा उड़ रहा, आसमान में उड़ने पर इस गुब्बारे को एक लड़की देख लेती है। वो देखिए लड़की देख ली, यहाँ पे देखिए ये लड़की देख रही है यहाँ से, ठीक है, देख ली। अब इस गुब्बारे को एक लड़की देख लेती है और इस बात को बताने के लिए वह अपनी माँ के पास दौड़ जाती, माँ के पास जाती है, देखिए, और गुब्बारे को देखने के लिए उसकी माँ तुरंत घर से बाहर निकल आती है। अब मान लीजिए कि जब पहले लड़की गुब्बारे को देखती है तब गुब्बारा बिंदु ए पर था, ये देखिए यहाँ पे गुब्बारा पहले था, अब गुब्बारा यहाँ जा चुका है, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा था, ट्रायंगल, अब ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, 90 यहाँ बन रहा था, 90 यहाँ बन रहा, पहले दूरी इतनी थी अब दूरी इतनी है, ठीक है। ये चीज़ें बदल चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जब माँ बेटी दोनों ही गुब्बारे को देखने के लिए बाहर निकल कर आती हैं तब तक गुब्बारा एक अन्य बिंदु बी तक आ चुका होता है, बी तक पहुँच चुका होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे आप इस पर लॉजिक लगाए, क्या आप अपनी ज़मीन के उस स्थान से जहाँ माँ और बेटी दोनों खड़ी हैं, ये देखिए खड़ी हैं, बी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, क्या इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। अभी पहले वाले में आपसे मीनार की ऊंचाई पूछा था, अब गुब्बारे की ऊंचाई पूछ रहा और नीचे आधार की लंबाई भी पूछ रहा था, ठीक है। अब कभी कहेगा कोण निकालने के लिए आपसे कहेगा, तो यानी कि टेक्नोमेट्री ने सब कुछ संभव कर पाया कि गुब्बारे बिना टच किए, बिना आप वहाँ तक रस्सी लटकाए, फीता लटकाए, आप ये बता सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे गुब्बारा उड़ रहा।
बताइए कितना अच्छा लॉजिक है कि आप घर बैठे नीचे नीचे बैठे, आपको कहीं नहीं जाना, एक जगह बैठ करके बस ये पता कर सकते ऊंचाई कितनी है। अब बताइए कितना अच्छी है, इसमें आपको फीता उता बिल्कुल नहीं लगाना है। चलिए आगे देखते हैं, यही तो महत्व है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का। ऊपर बताई गई सभी स्थितियों में दूरियां अथवा ऊंचाइयां कुछ गणितीय तकनीकों को जो त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं वो देखो लागू करके ज्ञात किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द में टेग्नोमेट्री, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, टेग्नोमेट्री कहते हैं, कि व्युत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ट्री, ग्रीक शब्द है ये ट्री, जिसका अर्थ होता है तीन, ट्री का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा यानी जिसकी तीन भुजा हो, मेट्रॉन का अर्थ है जिसकी माप यानी तीन भुजाओं का माप से हुई है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पे आपको ये नोट करना है, त्रिकोणमिति में क्या किया जाता है, स्पेशली त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध होता है, कोण का बीच का संबंध, भुजा और कोण के बीच का संबंध जो आपसी होता है वो कैसे इसमें कोरिलेट करता है, ये चीज़ यहाँ पे आपसे बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें कैसे काम करता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। देखिए मिस्र भी मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया, वहाँ भी त्रिकोणमिति का, बेबीलोन में भी ये मिलता है कि इसका यूज किया गया। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों, त्रिकोणमिति का उपयोग क्या करते थे, पृथ्वी पर से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। बताइए पृथ्वी पे बैठे हैं और अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं दूसरे ग्रहों की दूरियां, तारों की दूरियां, वो घर बैठे यानी कि अपने पृथ्वी पर बैठे हुए ज्ञात कर लेते थे कितनी दूरी पर चंद्रमा है, कितनी दूरी पर मंगल ग्रह है। ठीक है, दूरियां माप। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकी यानी प्रयोगशाला में या फिर आपके कह सकते हैं अनुसंधानों में उन्नत विधियां त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पर ही आधारित, इसी बेस पर पूरी तरह से पूरी मैथोलॉजी बेस्ड होती है। ये आप इसको समझने की प्रयास कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री कितनी बड़ी ब्रांच है पूरी तरह से। ठीक है, इस अध्याय में दिया है आगे, इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की कुछ अनुपातों के उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। यहाँ पे ये समझना, ये आपका मेन पॉइंट है, यहाँ से इस अध्याय में कह रहा है। इस अध्याय में हम लोग क्या क्या करेंगे, इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की कुछ अनुपात भुजाओं का अनुपात कि उनके न्यून कोणों के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष हमेशा हम निकालेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये यहाँ पे आपको यहाँ से टिक कर लेना है, ये परिभाषा आपको मिल गई है, ये परिभाषा आपको नोट कर लेना है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। यानी अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ हम अपनी चर्चा केवल न्यून कोणों तक ही सीमित रखेंगे, न्यून कोण। ठीक है, यद्यपि इन अनुपातों का विस्तार दूसरे कोणों के लिए भी किया जा सकता है, दूसरे कोणों के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ हम 0 से लेकर 90 के माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी परिभाषित करेंगे, 0 से लेकर 90। देखिए अभी क्या है कि आप लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि न्यून कोण, अब न्यून कोण कह रहा है तो न्यून कोण हम थोड़ा समझ लेते हैं। न्यून कोण कितने से कितना होता है, अगर आपका 0 है, अंश है, 5 अंश है, 10 है, 20 है, 25 है, ऐसे ही करते करते अगर आपके 90 से कम हो, ठीक है, 0 से आपसे ज़्यादा हो लेकिन 90 से क्या हो, कम हो, तो क्या होता है आपका, 0 से ज़्यादा हो 90 से कम, ये होता है आपका न्यून कोण। समझ रहे हैं, तो यही कह रहा कि हमें 0 से 90, लेकिन यहाँ पे आपसे कुछ ही यानी कि कुछ मेन पॉइंटों को वो देखिएगा। जैसे है आपका 30 अंश है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, ऐसे कोणों के बारे में बात करेगा वो, आगे दिया भी होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। चलिए, आपको विधिवत पेन कॉपी ले लेना है, जहाँ पे हम टिक कर रहे हैं वो आपको पेंसिल से टिक कर लेना है, उसको नोट कर लेना है। ठीक है, हम यकीन से कहते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी परिभाषित करेंगे हम, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित करेंगे, कुछ विशिष्ट यानी स्पेशली हम ले लेंगे। इन अनुपातों से संबंधित कुछ समीकरण आइडेंटिटीज जिन्हें
त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं कहा जाता है, स्थापित भी करेंगे हम, आइडेंटिटीज भी बनाएंगे, सर्वसंख्याएं जिनकी आइडेंटिटी यानी होगी वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल हम लोग बनाएंगे, 3 है इसमें बनी हुई हैं। अब 3 से फिर हम लोग बहुत सारे फार्मूले निकालेंगे, जिसको विधिवत तरीके से हम आपको समझाएंगे कैसे फार्मूले बनते हैं, कैसे फार्मूले बनते हैं। आप मैथ्स लॉ एकेडमी चैनल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स लॉ यानी मैथ्स के सारे लॉ आपको सिखाए जाएंगे कि रूल कैसे बनाए जाते हैं, फार्मूले कैसे बनते हैं और उनको फिर अप्लाई कैसे किया जाता है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें आइडेंटिटी। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, अभी आपका पीछे डिफिनेशन मिला हुआ था, आ ही गया। अब इसको हम लोग सिद्ध यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए कुछ चित्र के माध्यम से बनाया है, मैं भी आपको अलग से भी समझा दूंगा, बट अभी फिलहाल बुक का हम समझते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि बुक में हमें सरल से सरल तरीके से समझने की लिए प्रयास करवाता है और बढ़िया इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुच्छेद 8.1 में आप विभिन्न स्थितियों में बने हुए कुछ समकोण त्रिभुजों की कल्पना कर चुके पीछे। आइए हम एक समकोण त्रिभुज ABC ले, जैसा कि आकृति में 8.4 में बना हुआ। ये देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज, ये देखिए 90 यहाँ बन रहा है, या न्यून कोण या न्यून कोण, एक यहाँ पे बन रहा समकोण बन रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। जो ऐसे होती कर्ण यानी हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हम कर्ण। ठीक है, ये जो होते हैं ये सम्मुख भुजा कहलाती है, यानी इसको हम लंब कहते हैं और इसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न, कोण ए से जुड़ी हुई भुजा है ये, यानी इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम आधार हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इतना आपने बना लिया होगा। ठीक है, समझेंगे, बना लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। लंब हो गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया, बेस यानी आधार हो गया, जो कि कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए से जुड़ी हुई है, ये नहीं जुड़ी है, ये कोण ए के सामने की भुजा, ये न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण यहाँ भी है, लेकिन हम इसे यहाँ पे जमीन पे लेंगे, यहीं पे, और यहाँ से न्यून कोण है, इसके सापेक्ष हम समकोण लेंगे, और यहाँ सम्मुख भुजा, ये क्या है, सम्मुख भुजा। यहाँ पे सबका लॉजिक है अपना, एक का टेक्नोमेट्री में ट्री बताया ना, 3 यानी कि एक सूत्र को 3 तरीके से, 3 सूत्रों को एक तरीके से यूज करना यहाँ पे सिखाएगा, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ABC ले, जैसा कि चित्र में बताया गया है, जहाँ CAB आपको हम बता दें कोण कई प्रकार से दर्शाया जाए। जैसे हमको एंगल A बताना है, कोण A, तो कोण A डायरेक्ट लिख लेंगे कि यहाँ मान लेते हैं 30 का है, और दूसरा तरीका है कि इसको लिखने का, जैसे एंगल CAB, एक होता है CAB, यानी जिस कोण को बताना होगा वो बीच में रखा जाएगा। ठीक है, और बाकी आगे पीछे के जो पॉइंट है उनको आगे पीछे कर सकते हैं, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, भी ABC नहीं कह सकते हैं, और B के बाद A नहीं आता तो हम BAC कहना लिख सकते हैं, बट ज़्यादा सही नहीं हो, क्योंकि B के बाद A नहीं आता, जबकि A के बाद B के बाद C के बाद A आता है, इसलिए CAB कहना ज़्यादा सही होगा, या फिर एंगल A डायरेक्ट कह सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कह रहा है। राइट, आपने बना लिया होगा ये, है ना, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहा है CAB या सापेक्ष में कोण A कह सकते हो, एक न्यून कोण है, कोण A के सापेक्ष भुजा BC की स्थिति पर ध्यान दीजिए। BC की स्थिति, BC देखिए इसके सापेक्ष सीधा सम्मुख है, सम्मुख भुजा BC बनी हुई। ठीक है, राइट, सम्मुख भुजा बनी हुई है। आगे देखते हैं, स्थिति पर ध्यान दीजिए, यह भुजा कोण A के सामने बनी, बिल्कुल बनी, इस भुजा को हम कोण A की सम्मुख भुजा कहते हैं। ये आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर बड़ी बातें हैं ये, इनको ध्यान रखना है कि सम्मुख भुजा है ये, यानी कि सामने जो खड़ी है सम्मुख भुजा है। भुजा AC आ गया ये वाला, ये देखिए AC यहाँ पे बना हुआ AC। ठीक है, AC जो है समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और भुजा AB जो है A का एक भाग है, अतः इसे हम कोण A की संलग्न भुजा कहते हैं, जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, देखिए, इसलिए मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता चले अभी से, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लगाते हैं और ऑब्जेक्टिव पहुँच जाते हैं, रटना चालू कर देते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। आप समझ के चलेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आइए। जबकि सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर का भी आता है इससे। ठीक है, पिछली कक्षाओं में आप अनुपात की संकल्पना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित कुछ अनुपातों को, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, परिभाषित करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए दिया है समकोण त्रिभुज ABC
कि कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है साइन कोण ए का साइन, कोण ए का साइन कह रहा है क्या होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण ए का साइन अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण यानी BC बटे AC, BC बटे AC। BC देख लेते हैं हम लोग, कहाँ था भाई BC, ये देखिए BC बटे AC हो गया साइन का। लंब बटे कर्ण वैसे भी होता, अभी हम खैर इसका समझते हैं, फिर हम आपका अपने से बताएंगे अलग से, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आपका चित्र बना था, हम चित्र आपको समझने के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये चित्र बना हुआ है, शॉर्टकट में हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, ABC था, ये लाइन थी, ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ें था। यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख देते हैं, जैसे लिखा है लाल बटा कक्का, हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, लाल बटा कक्का लिखते हैं, ठीक है। ये होता है बेसिकली साइन के लिए बनता है, इसके लिए साइन थीटा के लिए, ये बनता है कॉस थीटा के लिए, ये बनता है टैन थीटा के लिए, ठीक है। ये बनता है साइन का उल्टा आपका हो जाएगा कोसेक के लिए बनता है, ये बनता है आपका सेक के लिए बन जाता है, ये बन जाता है आपका कॉट के लिए बनता है, ठीक है। 6 के 6 हो गए, 6 अनुपात होते हैं, ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टैन, साइन का कोसेक यहाँ पे होगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा लगा सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब ये कैसे काम करता है इस पे देखते हैं। देखिए जैसे एंगल ए साइन का दिया है, ठीक है, किसका दिया है, साइन का, एंगल ए के सापेक्ष। तो देखिए ये देखिए BC क्या दिया, लंब बटे कर्ण, ये यल का मतलब लंब हुआ, ये जो लंब ये देखिए BC, तो BC हुआ, और फिर कह रहा है कर्ण, कर्ण यानी AC हुआ, तो AC हुआ। आगे देखिए कोसाइन निकाला, कोण ए की संलग्न भुजा AB, देखिए कास का क्या दिया, आधार बटे कर्ण, आधार क्या AB और कर्ण दिया AC, ये देखिए आधार AB बटे AC, यानी ये कॉस है, क्या है, कॉस है, और ये क्या है, साइन है। समझ रहे हैं, लॉजिक आगे दिखाते हैं हम आपको, और ठीक, ये देखिए आ गया यहाँ पे टैन का आ गया, टैन कोण ए का टेंजेंट जो है आपका कोण ए की सम्मुख भुजा यानी BC थी। देखिए यह टैन का क्या दिया था हमने, लंब बटे आधार, लंब क्या था आपका BC, ये देखिए BC लिखा हुआ है आपके सामने, BC लिखा हुआ है, और फिर लिखा है आपका आधार यानी AB लिखा हुआ है, यानी कि आप छोटे से उससे सब कुछ निकाल सकते हैं। ऐसे को ये है आपका कोसेंट, ये आपका आ गया कोसेक आ गया, ठीक है, ये आ गया सेक आ गया, ये आ गया आपका कॉट आ गया, समझ रहे हैं। तो ये कॉटेंजेंट ये आपका अलग से दिया है, तो ये आपको सम्मुख भुजा ये सब चीज़ें आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, झंझट पूरा मैं आपको अलग से लिखा दूंगा सारा। बस अभी हम लोग फिलहाल अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है, उसके बाद हम लोग इसमें ये चीज़ें हम आपको अलग से लिखाएंगे, ठीक है। ये सूत्र उसी का, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए सारे, 6 के 6 दे दिया इसमें। ऊपर परिभाषित किए गए अनुपातों को संक्षेप में क्रमशः साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, क्योंकि कोण एक था, कोण ए था, कोण ए अगर लिया है तो ए के रूप में परिभाषित थीटा को मानेंगे, थीटा के रूप में रहेगा तो थीटा मानेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो कॉसेक ए और कॉट ए लिखा जाता है संक्षेप में। ध्यान दीजिए कि अनुपात कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए अनुपातों साइन ए, कॉस और टैन के क्रमशः व्युत्क्रम होते हैं, यानी यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको एक चीज़ और मिल गया कि अनुपात जो दिया गया है कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ये किसके अनुपात होते हैं, साइन ए का उल्टा यानी व्युत्क्रम होता है अपोजिट, यानी कि आपका कॉसेक ए, कॉस का होता है सेक, और टैन का होता है आपका कॉट होता है उल्टा, व्युत्क्रम होता है, ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, राइट। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि साइन टैन ये आपका यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है, बट हम लोग इसको भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा दिया गया है यहाँ पे, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़िया दिया गया है, हम लोग ऐसा करते हैं थोड़े से फार्मूले कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे टिप्पणी वगैरह वही चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, अनुपात चीज़ें दी हैं। हाँ अच्छी चीज़ें तो दी हैं, हम लोग इनको देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। शुरू में
साइन और इनकी व्युत्पत्ति दिया गया है, बहुत अच्छी चीज़ दिया गया है। हम लोग सूत्र लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए शब्द जो दिया गया है साइन का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आपको ध्यान देना है। शब्द साइन का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ईस्वी में, 500 ईस्वी बहुत पहले, इसमें तो 2022 चल रहा है, 2000 यहाँ 500 की बात कर रहा है ईस्वी में, आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टी में मिलता है। वो आर्यभट्ट ने शब्द अर्धज्या का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, जिसने समय अंतराल में ज्या या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। जब पुस्तक आर्यभट्टी का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया तब शब्द जीवा को यथावत रख लिया गया। शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया, जिसका अर्थ वक्र है। इसका अर्थ साइनस का मतलब होता है वक्र यानी कि घुमा हुआ, वक्र यानी ऐसे, ये वक्र है ये, ठीक है, ये वक्र है, समझ रहे हैं, वक्र यानी कि घुमा हुआ सर्कल टाइप का। जबकि अरबी रूपांतरण को लैटिन में अनुदित किया गया था, ठीक है, अनुदित किया। इसके तुरंत बाद साइन के रूप में प्रयुक्त शब्द साइनस भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होने लगा। खगोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने पहल संक्षिप्त संकेत साइन का प्रयोग किया था, यानी कि साइन ये छोटा सा यहाँ पे SIN का उपयोग किया था उन्होंने, ठीक है, हाँ, सबसे छोटा सा। शब्दों कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। कोसाइन फलन का उद्गम पूरा कोण के साइन का अभिकलन करने को ध्यान में रखकर किया गया था, यानी कि साइन का सबसे पहले बना साइन, फिर उसके बाद कोसाइन, फिर टेंजेंट यानी टैन बना, साइन कॉस और टैन आ गए थे। आर्यभट्ट ने इसे कोडिच्या का नाम दिया था। कोसाइनस का उद्गम एडमंड गुंटर के साथ हुआ था। 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनास मूरे ने पहले संक्षिप्त संकेत कॉस का प्रयोग किया था। वो देखो मूरे जी ने, जोनास मूरे कॉस शब्द का यूज किया, नहीं तो ये है कोसाइनस था हमारा, ठीक है, बिल्कुल। इस प्रकार से हमारे क्या क्या आया भाई, सबसे पहले साइन आया, फिर कॉस आया, फिर टैन आया। इन्हीं के लिए पूरा कोणों को ज्ञात करने के लिए किया गया। इन्हीं का अपोजिट फिर वो है, बाद में अपोजिट बना दिए गए थे, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है, बिल्कुल, इतना आपने समझ लिया होगा। ध्यान दीजिए कि प्रतीक साइन ए का प्रयोग कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में किया जाता है। यहाँ साइन ए साइन और ए का गुणनफल नहीं है, बिल्कुल गुणनफल, आप कभी भी इनको अलग नहीं मानेंगे कि साइन ए लिखा हुआ है तो ये गुणा रहा है कि साइन मल्टीप्लाई ए लिखा हुआ, नहीं कि अगर हम इसको प्रक्षांतर करना चाहे इस पक्ष में तो एक गुणे में इधर चला जाएगा, तो ऐसे कर दो भाई साइन बराबर 5/a, नहीं, ये गलत होगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, वो अलग चीजें नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। गुणनफल नहीं, ए से अलग रहकर साइन का कोई अर्थ ही नहीं होता अगर वो अपनी ज्या के साथ नहीं है, इस प्रकार की व्याख्या। और इसी प्रकार कॉस और ए का गुणनफल नहीं है, इस प्रकार की व्याख्या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ भी बताया जा सकता है। देखिए कितनी बेहतरीन जानकारी उभर कर आ रही, बेहतरीन जानकारी, आप लोग इनको इग्नोर कर देते हैं पुस्तक ना पढ़ करके, पुस्तकों में काफ़ी नॉलेज रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यदि हम समकोण त्रिभुज ABC के कर्ण AC पर एक बिंदु P लें, यहाँ पे देखिए AC पर एक बिंदु P ले रहा है, हाँ, आप या बढ़ी हुई भुजा AC पर बिंदु Q लें, बढ़ी हुई भुजा आगे, ये देखिए Q ले रहा आगे पर, या तो पीछे या तो आगे ले सकते, और AB पर लंब PM डालें, PM और यहाँ से QN डाल दें, ठीक है। बढ़ी हुई भुजा AB पर QN डालें तो आकृति ये त्रिभुज हमारा PAM भी एक बन सकता है। A के त्रिकोणमितीय अनुपातों और QAN PAN और QAN, बड़ा वाला छोटा वाला, A के त्रिकोणीय अनुपातों में अंतर होगा। क्या अंतर होगा इनमें, अनुपातों में अंतर क्या होगा, अनुपात में क्या अंतर हो सकता है, कह रहा कि ये जो है PAM एंगल जो है PAM और इनका अनुपात QAN एंगल QAN, इनकी अनुपात में क्या अंतर होगा, ये कह रहा आपसे, इनके अंतर में क्या अनुपात में अंतर होगा। आपके मन में आ रहा हो क्योंकि छोटा है वो बड़ा है, लेकिन अनुपात में क्या अंतर होगा, ये आप में इसमें प्रश्न उठ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए आइए हम पहले इन त्रिभुजों को देखें
क्या PAM और CAB समरूप है? बिल्कुल। आपको याद होगा कि अध्याय 6 में आप AA समरूपता, एंगल कोण समरूपता कसौटी के बारे में अध्ययन कर चुके। सही बात है, 6 लेसन में आपने किया होगा। इस कसौटी को लागू करने पर आप पाएंगे कि PAM और CAB समरूप है। अतः समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म के अनुसार इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, यानी कि इनके अनुपात में कोई अंतर विशेष का नहीं पड़े। इस अनुपातिक है, क्या है? अनुपातिक हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अनुपातिक कह रहा कि यहाँ पे वही भुजा यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे तीनों को भुजा भुजा करके कह रहा कि अनुपात सेम है। तो वो चीज़ें डिटेल किया हुआ यहाँ पे, हम लोग बस इतना देखेंगे कि हाँ अनुपातिक है। इससे यह पता चलता है कि PMA की कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात और CAB की कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोई अंतर नहीं होता, अंतर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप यह जांच सकते हैं QAN में भी sin A का मान त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान का समान बना रहता, कोई अंतर नहीं होता है। अपने प्रेक्षणों से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोण समान बना रहता हो तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिकोणमिति की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोण बना है 30 का कोण बना 30 का ही बना रहे और भुजा की लंबाई बढ़े या दूरी बढ़े, भुजाएं अपनी बढ़ती रहें लेकिन एंगल अपने स्थावत रहे, तो कोई भी उनके अनुपात में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कह रहा सीधा सीधा। टिप्पणी यहाँ पे कह रहा है सुविधा के लिए साइन A² को हम cos A² आदि के स्थान पे हम क्रमशः sin² सुविधा के अनुसार, बाकी आप ये लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। यानी कह रहा सीधा सीधा sin A ऐसे स्क्वायर आप इनमें ना लगाकर आप ऐसे लगा देंगे sin²A, तब भी बढ़िया होगा, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक ही हैं। यहाँ लगाने से पता चले sin A अलग अलग नहीं हो जाए यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल क्रमशः लिख सकते हैं, परंतु कोसेक A साइन इनवर्स A बराबर नॉट साइन इनवर्स A, यानी कि ये चीज़ें हमारे इन्वर्स वाला, ये माइनस लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता दोनों से। ठीक है, साइन A और ये नहीं हो सकता। स्क्वायर वाला चल सकता है लेकिन आपके मान में इसे साइन इनवर्स A कहा जाता है, इन्वर्स वाला नहीं चलेगा। साइन इनवर्स A का एक अलग अर्थ होता है जिस पर चर्चा हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। इसी प्रकार की परंपराएं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों पर भी लागू होती है। कभी कभी ग्रीक अक्षर थीटा ये का प्रयोग कोण को प्रकट करने के लिए किया जाता है। थीटा का हमने अभी बताया था, थीटा का कोण कभी कभी किया जाता है, ग्रीक शब्द है ये। ठीक है, हाँ थीटा। यहाँ हमने एक न्यून कोण के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित किए हैं। यदि हमें कोई एक अनुपात ज्ञात हो तो क्या हम अन्य अनुपात प्राप्त कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए और चीज़ें दिया है। अब आपका धीरे धीरे यहाँ पे सवाल की ओर बढ़ रहा है। तो सब हम लोगों ने देखा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें इन्होंने बुक में बहुत ही अच्छे से बताया। हम लोग अब कल इसमें आज हम लोगों ने बुक से पढ़ा, कल वाली वीडियो में हम लोग देखते हैं, हम आपको खुद 6 के 6 लिखेंगे और उसको बनाना सिखाएंगे कैसे उसको बनाते हैं। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में चलेंगे, फिर एक्सरसाइज में। अभी फ़िलहाल जितना मैंने आपको अध्ययन कराया अभी अपने हम लोगों ने पढ़ा उसको आप याद कर लेंगे। जो हमने टिक लिखाया यानी टिक लगवाया है परिभाषाओं में, और जो हमने आज बताया समझाया वो आपको अच्छे से समझ लेना, 1-2 बार रीड कर लेना है। और साइन का जो सूत्र आपका लंबवतीकरण है, ये चीज़ें थोड़ी बहुत याद करते रहना है। कल हम इसको लिखा देंगे विधिवत तरीके से। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। सभी को जय हिंद।